वेलकम बैक दोस्तों। सॉरी फॉर द लेट वीडियो। एक्चुअली मैं थोड़ा लॉन्ग ट्रिप पर गया था, इसलिए वीडियो ला नहीं पाया। फाइनली आई एम बैक। खैर आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है पोर्थोलिल। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवी है। किस तरह से दो पुलिस ऑफिसर्स एक सीरियल किलर को पकड़ा, किस वजह से वो सीरियल किलर्स लड़कियों और औरतों को मारता था। इस दरमियान में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसी तरह मूवी में एक जबरदस्त मैसेज भी है। तो चलिए फटाफट से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को जब दो पुलिस वाले अपनी गाड़ी के जरिए से पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी किसी फॉरेस्ट एरिया में इनकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर सुसु करने के लिए साइड में जाता है। तभी वहाँ पर बिजली कड़कने की वजह से उस जगह पर उस पुलिस वाले को एक लड़की की लाश नजर आती है। किसी ने इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। उसके बाद क्या था, ये दो पुलिस वाले कंट्रोल रूम को कॉल करने के बाद इसके हायर ऑफिसर्स फॉरेंसिक वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर राम कुमार से ये कहने लगता है कि सर 2 दिनों पहले एक औरत मजदूर की हत्या हुई थी ना, इस लड़की की हत्या भी सेम उसी तरह से किया गया है। मतलब लड़की के हाथ पैर मुंह पीछे से बांधकर लड़की का गला किसी तार से काटा गया। मेरा शक है कि इन दोनों का मर्डर एक ही बंदे ने किया होगा। इन दोनों लड़कियों को मारने का तरीका एक ही जैसा है। ऐसा कहते ही तब जाके मूवी का टाइटल रिवील होता है। पोर्थोलिल का मतलब है द आर्ट ऑफ वॉर। खैर दूसरे सीन में प्रकाश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअली प्रकाश के अंदर बहुत ज्यादा डर होता है। छोटी सी छोटी बातों पर छोटी सी छोटी आवाज को सुनकर बहुत डरने लगता है। इस डर को मिटाने के लिए प्रकाश म्यूजिक का सहारा लेने लगता है। मतलब हमेशा कुछ न कुछ म्यूजिक सुनते रहता है। इसी दरमियान में प्रकाश को एज ए डीएसपी की तरह पोस्टिंग डाला जाता है। एक्चुअली प्रकाश को फील्ड में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। प्रकाश ज्यादा क्राइम्स की किताबें पढ़कर नॉलेज गेन किया होता है। उसके बाद प्रकाश अपने हायर ऑफिसर से जा मुलाकात करता है। हायर ऑफिसर प्रकाश से कहने लगता है कि एकेडमी में तुमको गोल्ड मेडल आया है, इसलिए मैं तुमको लोकनाथ के अंडर काम करने का पोस्टिंग देता हूँ। लोकनाथन को क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके काम करने का तरीका टोटली अलग है। तुम उसके साथ रहकर धीरे धीरे काम सीख सकते हो। लेकिन लोकनाथ हमेशा सीरियस रहता है। उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी काम सीखने के लिए वही बंदा परफेक्ट है। खैर दूसरे सीन में लोकनाथन नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो फिलहाल कुछ पुलिस वालों की क्लास लेते रहता है। जब प्रकाश अपना ज्वाइनिंग लेटर लोकनाथन को दिखाने लगता है तो लोकनाथन फटाफट से अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर ये कहने लगता है कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था, किसी ने भी मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने खुद ही से अपने तरीके से काम सीखा और अब मैं किसी को भी कुछ नहीं सिखाऊंगा। लेकिन इसका हायर ऑफिसर लोकनाथन से रिक्वेस्ट करने पर ना चाहते हुए भी प्रकाश को अपने अंडर रहने के लिए कहता है। तभी होम मिनिस्टर प्रकाश के हायर ऑफिसर को कॉल करके ये ऑर्डर देने लगता है कि शहर में रिसेंटली 2 लड़कियों की हत्या हुई, उस केस को भी क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंप दिया जाए। सो लोकनाथन का हायर ऑफिसर ये केस लोकनाथन को सौंपने लगता है। लोकनाथ प्रकाश के बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाता है कि प्रकाश थोड़ा कायर किस्म का बंदा है। खास बात प्रकाश और लोकनाथ एयरपोर्ट जाकर वीना नाम की एक लड़की से मुलाकात करते हैं। वीना लोकनाथन की टीम में रहते हुए टेक्निकल काम को देखती है, समथिंग लाइक टेक्निकल असिस्टेंट। दूसरे सीन में जब ये बात पुलिस ऑफिसर राम कुमार को पता चलती है कि अब ये केस क्राइम ब्रांच के हाथ में जा रहा है, तो राम कुमार थोड़ा जेलस फील होने लगता है। मतलब अपने सुपीरियर से कहने लगता है कि सर सारी इन्वेस्टिगेशन हम करें और फाइनल टाइम पर यह केस क्राइम ब्रांच के हाथ में चला जाता है। हम लोगों को और थोड़ी मोहलत दीजिए। इसका हायर ऑफिसर कहने लगता है कि राम कुमार ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब बस क्राइम ब्रांच की हेल्प करो तुम। राम कुमार ठान लेता है कि पुलिस वाले क्राइम ब्रांच की हेल्प नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद प्रकाश, लोकनाथ, वीना जब राम कुमार के पुलिस स्टेशन जाते हैं तो राम कुमार जानबूझकर इन तीनों को बहुत देर तक वेटिंग करवा के इनके पास आकर केस के डिटेल्स बताने लगता है और लोकनाथन से बहाना बनाने लगता है कि सॉरी सर, थोड़ी अर्जेंट मीटिंग में था इसीलिए लेट हो गया। चलिए मैं आपको केस के डिटेल्स बताता हूँ। पहले लड़की की हत्या किसी खेत में हुई थी। डेड बॉडी को गैदर करने के लिए कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आया। दूसरी लड़की की हत्या किसी फॉरेस्ट एरिया में हुई और एक्चुअली वो लड़की एक पीएचडी स्टूडेंट थी। दोनों लड़कियों को मारने का तरीका सेम ही है। मतलब सर को पीछे खींचकर एक रस्सी से हाथ पैर सर को बांधकर गले को किसी बारीक तार से काटा गया। मरने के टाइम ये दोनों लड़कियां अपने घुटने के बल थे। ना रेप हुआ, ना रॉबरी हुई, ना किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट। आप बोलिए सर, हम लोग किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे? लोकनाथन कहने लगता है कि हम नहीं, मैं
आप लोग केस सॉल्व नहीं कर पाए, इसीलिए केस हमारे हाथ में आया है। अब ये केस मेरा है, मेरे तरीके से मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। उसके बाद उसी वक्त प्रकाश, लोकनाथ, वीणा मॉर्चरी रूम जाने लगते हैं और रास्ते के दरमियान प्रकाश लोकनाथन से केस के डिटेल्स कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लोकनाथन प्रकाश की बातें टोटली इग्नोर करने लगता है। मॉर्चरी रूम जाने के बाद लोकनाथन प्रकाश और वीणा को रूम के बाहर ही वेट करके ये अकेला खुद कमरे में जाता है डेड बॉडी को देखने के लिए। डॉक्टर लोकनाथन को वही बातें बताने लगता है जो रामकुमार ने बताई, मतलब मारने का स्टाइल। इसी के साथ साथ ये भी कहने लगता है कि शायद किलर बहुत स्ट्रांग हो सकता है और इसी तरह विक्टिम के बॉडी पर कहीं पर भी किलर का ब्लड सैंपल या डीएनए नहीं पाया गया, जिसका मतलब किलर के खिलाफ 0 क्लूज। उसके बाद लोकनाथन प्रकाश को कमरे के अंदर बुलाकर डॉक्टर से यही सारी बात प्रकाश से कहने के लिए कहता है। प्रकाश इस डेड बॉडी की हालत को देखकर इसका तो सर चकराने लगता है। फटाक से कमरे के बाहर जाकर बहुत सारी वॉमिटिंग करने लगता है। थोड़ी देर के बाद लोकनाथन प्रकाश के पास आकर कहने लगता है कि चेन्नई वापस जाने के लिए बहुत सारी चॉइसेस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, कैब है, तुम वापस जा सकते हो अभी भी। लेकिन प्रकाश हार ना मानते हुए लोकनाथ के साथ वापस होटल जाने लगता है। खैर, होटल में आने के बाद जब प्रकाश केस की फाइल को स्टडी कर रहा होता है, उसी वक्त प्रकाश लोकनाथ के शरीर पर कुछ जख्मों को देखने लगता है। उसके बाद लोकनाथ प्रकाश के पास आकर कहने लगता है, अकेडमी में फायरिंग में गोल्ड मेडल आना ये कोई बड़ी बात नहीं। डिपार्टमेंट में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको गन फायरिंग नहीं आती। ट्रेनिंग में कोई भी फायर कर सकता है, लेकिन ड्यूटी में किसी कल्प्रिट के ऊपर गन फायर करना, इसके लिए गट्स चाहिए और ये गट्स तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम एक कायर हो। लोकनाथ की बातें सुनने के बाद बेचारा प्रकाश होटल के ऊपर जाकर थोड़ा फील होने लगता है। तब इसके पास वीणा आकर प्रकाश को समझाने लगती है कि डिपार्टमेंट में हर कोई भी ऐसे ही बिहेव करेगा, हम लोगों को ऐसे ही नीचा दिखाएगा, लेकिन हम लोग इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए हमारी कैपेबिलिटी उन लोगों को दिखानी होगी। मतलब इस तरह से मोटिवेट करने पर प्रकाश थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। सुबह होने के बाद प्रकाश लोकनाथन के सामने जाकर यह कहने लगता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। खैर, उसके बाद प्रकाश और लोकनाथन क्राइम स्पॉट पर जाते हैं, मतलब वही फॉरेस्ट एरिया में। लोकनाथन प्रकाश को घुटने के बल बिठाकर किलर अपने विक्टिम्स को कैसे मारता है ये समझाने लगता है। किसी भी आर्टिस्ट को स्टडी करने के लिए उसकी पेंटिंग को स्टडी करना पड़ेगा, उसी तरह किसी किलर के माइंडसेट को समझने के लिए उसकी किलिंग्स के मेथड को देखना पड़ेगा। किलर अपने विक्टिम्स को घुटने के बल बिठाकर हाथ और पैर एक रस्सी से बांधकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही गर्व के साथ उनको मारा। शायद किलर को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए किलर अपने विक्टिम्स को घुटने के बल बिठाकर ये प्राउड फील होने लगता है कि ये बड़ा है, सारे लोग इसके नीचे है। मरे हुए दोनों लड़कियां रैंडम है, जिसका मतलब किसी और का गुस्सा दूसरी लड़कियों पर दिखा रहा है। मरते हुए विक्टिम्स को देखकर वो किलर शायद आनंद ले रहा होगा। किलर चाहता तो अपने विक्टिम्स को जहाँ पर भी मिलता वहीं पर मार सकता था, लेकिन किलर अपने विक्टिम्स को किसी सुनसान एरिया में लाकर बहुत ही सुकून के साथ उनके साथ टाइम बिताते हुए उनको मारा होगा। मारने के बाद बॉडी को इसलिए डिस्पोज नहीं कर रहा क्योंकि किलर के अंदर घमंड है कि उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता। तभी इसी दरमियान में कांस्टेबल मारुमुत्तु इन दोनों के पास आकर एक और लड़की की डेड बॉडी की खबर सुनाने लगता है। ये जानने के बाद ये दोनों फटाफट से उस क्राइम स्पॉट पर जाने लगता है। सो इस लड़की की हत्या भी सेम उसी पैटर्न से किया गया, हाथ, पैर, सर पीछे से एक रस्सी से बांधकर। लोकनाथन पुलिस वालों पर गुस्सा करने लगता है कि अभी तक फॉरेंसिक वाले क्यों नहीं आए, मरने का टाइम कैसे पता चलेगा। तभी प्रकाश एक डॉक्टर से थर्मामीटर लेकर मरी हुई लड़की की कान में टेम्परेचर चेक करने लगता है। लोकनाथन पूछने पर लोकनाथन से कहने लगता है, सर मैंने एक किताब में पढ़ा था, इंसान मरने के बाद ब्रेन टेम्परेचर हर 1 घंटा एक टेम्परेचर कम होते रहता है। नॉर्मली हमारे ब्रेन का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है। अब इस मरी हुई लड़की का टेम्परेचर देखा जाए तो इस लड़की की हत्या तकरीबन 10 से 11 के बीच हुई होगी। यह सुनने के बाद लोकनाथ प्रकाश से थोड़ा इम्प्रेस होता है, लेकिन जताता नहीं। बाद में प्रकाश से कहने लगता है कि मैं कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहाँ की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दो। उसके बाद कांस्टेबल मारिमुत्तु प्रकाश से कहने लगता है, सर मरी हुई लड़की फ्री टाइम पर कुछ बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। किसी एनजीओ जाकर वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा के जब वापस घर आ रही थी, इस लड़की की हत्या हो गई। प्रकाश और मारिमुत्तु उस एनजीओ के पास जाकर मरी हुई लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। वहाँ की एक लड़की कहने लगती है कि सर ये लड़की बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के जब अपनी स्कूटी में जाने वाली थी, इसकी स्कूटी ब्रेकडाउन होने की वजह से वो धक्का देते हुए अपने घर जाने लगी। उसके बाद प्रकाश और मारिमुत्तु पास के एक मैकेनिक शॉप पर जाते हैं, उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं।
वहाँ का बंदा कहने लगता है कि मैंने इस लड़की को नहीं देखा। तभी जब कोई गाड़ी रिवर्स आ रही होती है, जब प्रकाश उस तरफ देखता है तो वहाँ पर मरी हुई लड़की की स्कूटी मिलती है। फटाफट से इस शॉप के ओनर को बुलाकर मरी हुई लड़की के बारे में पूछने लगता है। ये बंदा कहने लगता है कि सर कल रात ये लड़की स्कूटी लेकर हमारे शॉप आई थी और गाड़ी यहीं पर रखकर पैदल अपने घर चली गई। मैंने कहा था उसको मैं ड्रॉप करूंगा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। दूसरी तरफ लोकनाथ कमिश्नर से मुलाकात करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांगने लगता है कि सर मुझे एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, ऑलमोस्ट 40 पुलिस ऑफिसर्स और इसी के साथ साथ कुछ वेपन्स, 24/7 पेट्रोलिंग, ऑलमोस्ट 10 या 15 गाड़ियाँ, ये सारी चीजें मुझे सुबह तक चाहिए। कमिश्नर लोकनाथन से प्लान के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार आपका प्लान क्या है। लोकनाथन कहने लगता है कि हम लोग हत्या करने के बाद इंक्वायरी करते रहेंगे तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी। किलर एक और हत्या करने से पहले हम उसको पकड़ना होगा और इसी तरह हम लोगों को ये जानना है कि आखिरकार किलर क्यों मार रहा है, और वो भी सिर्फ लड़कियों को। किलर हमारे आसपास ही हो सकता है। चेन स्नैचिंग करने वाले मिडिल एज्ड औरतों को ही अपना टारगेट बनाते हैं क्योंकि वो औरतें ज्यादा देर भाग नहीं सकती, लेकिन हमारे केस में ये चीज रिवर्स है। किलर नौजवान लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 25 से 30 साल। जिस तरह से सिगरेट पीने के बाद एक और सिगरेट पीने की इच्छा होती है, सेम उसी तरह से एक हत्या करने के बाद किलर को भी यही लगता है कि वो एक और हत्या करेगा। फिलहाल एक हत्या से दूसरी हत्या तक 2 दिनों का गैप है। ये गैप कम भी हो सकता है, मतलब एक दिन में 2 हत्याएं भी हो सकती है, जिसके लिए मुझे एक जबरदस्त टीम चाहिए। उसके बाद लोकनाथ अपनी टीम को देखकर कहने लगता है कि तुम सारे लोग यूनिफॉर्म निकालकर सिविल ड्रेस में रहो, सारे शहर की पेट्रोलिंग करते रहो और सारे गाड़ियों का सायरन निकाल दो, मतलब टोटली नॉर्मल सिविलियंस की तरह पेट्रोलिंग करते रहो। अगर आप लोगों को किसी पर भी शक हो तो फटाफट से मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है। इस तरह से सारी चीजें अपने टीम मेंबर्स को बताने लगता है। उसी रात जब कोई लड़की कचरा फेंकने के लिए अपने घर से बाहर जाती है तो किलर इस लड़की को ले जाता है। थोड़ी देर के बाद लोकनाथन को इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी जगह पर किसी लड़की मिसिंग है। लोकनाथन मारीमुत्तु से पूछने लगता है क्या उस जगह पर कोई खेत वगैरह है। मारीमुत्तु सोचकर कहने लगता है हाँ सर, उस एरिया में एक गन्ने का खेत है। लोकनाथन फटाफट से अपनी टीम को लेकर उस गन्ने के खेत के पास जाता है। यहाँ आने पर कुछ दूरी पर एक व्हाइट कलर की गाड़ी नजर आती है। लोकनाथन कहने लगता है कि फटाफट से उस गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो। उसके बाद ये सारे लोग उस खेत के अंदर जाकर किलर की तलाश करने लगते हैं। तभी प्रकाश को उस खेत के अंदर 2 कपल्स कांड करते हुए नजर आते हैं। तभी वीना लोकनाथन को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि सर जो लड़की मिसिंग हुई थी वो वापस अपने घर आ गई, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गई। उसी वक्त वॉकी टॉकी के जरिए से एक और मैसेज मिलता है कि किसी जगह पर एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई। तो सारे पुलिस वाले फटाफट से क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर यह बात पता चलती है कि वो लड़की कांस्टेबल मारीमुत्तु की बेटी है। खैर सुबह होने के बाद प्रकाश लोकनाथन से कहने लगता है सर कैसे किलर बिना क्लू छोड़े क्राइम्स कर रहा है, क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस मिला था। लोकनाथन एक्सपीरियंस का वर्ड सुनते ही प्रकाश से ये कहने लगता है कि जिस तरह से किलर बहुत ही परफेक्शन के साथ अपने क्राइम्स कर रहा है, इससे ये बात पता चलती है कि किलर को मारने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। फटाफट से पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करो, देखो पास्ट के 10 सालों में ऐसे कोई मर्डर्स हुए थे जैसे सेम पैटर्न में। सो उसके बाद वीना और प्रकाश इसी काम में लगे रहते हैं। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में ऐसे केसेस को ढूंढने लगते हैं जैसे सेम पैटर्न में हुए थे, लेकिन नो यूज, पिछले 10 सालों में ऐसे मर्डर्स नहीं हुए। उसके बाद प्रकाश कहने लगता है कि सर मैंने किसी किताब में पढ़ा था ऐसे सीरियल किलर्स लगातार हत्याएं करके बहुत सालों तक गैप लेते हैं, उसके बाद दोबारा अपने काम को कंटिन्यू करने लगते हैं और वो गैप तकरीबन 20 साल से 30 साल के आसपास होगा। वीना पूछने लगती है क्यों इतनी सालों तक गैप लेते हैं। लोकनाथ कहने लगता है सीरियल किलिंग्स करने की कोई ना कोई वजह होगी। किलिंग्स इसलिए स्टॉप करते हैं क्योंकि उनका दिमाग कहीं और पर बिजी होगा, मतलब किसी और चीज में उनको खुशी मिलती होगी। जब वो खुशी दोबारा इनसे छीन जाएगी तो वो दोबारा किलिंग्स करते रहेंगे। आप दोनों एक काम करो, 20 या 30 साल पहले के रिकॉर्ड्स चेक करो। सो उसी तरह से प्रकाश कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक करके लोकनाथन से कहने लगता है कि सर 1973 से लेते हुए 1979 तक कुछ ऐसे सीरियल किलिंग्स हुए थे। उन 6 सालों में टोटली 9 हत्याएं हुई। मारने का तरीका सेम पैटर्न, हाथ और पैर पीछे बांधकर गला काटकर मारना। उस वक्त विक्टिम्स कुछ मिडिल एज औरतें थी, तकरीबन 40 to 45 एज, जिसका मतलब उस टाइम किलर की एज तकरीबन 25 से 26 साल होगी। पुराने फाइल से कुछ ज्यादा डिटेल्स भी नहीं मिले हमको, लेकिन सर एक कॉमन कनेक्शन है। उस टाइम एक ही पुलिस ऑफिसर ने इन सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन की थी
पुलिस ऑफिसर सेबेस्टियन। सारी औरतों की हत्याएं डिफरेंट प्लेसेस पर हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाला यही सेबेस्टियन नाम का पुलिस ऑफिसर था। इस तरह से लोकनाथन को सेबेस्टियन का घर का एड्रेस देता है। जब लोकनाथ सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाता है, इसी दरमियान में प्रकाश विक्टिम्स की फोटोज को देखकर एक और कॉमन पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। प्रकाश फटाफट से डॉक्टर के पास जाकर विक्टिम्स के गर्दन के पास हुए जख्म को दिखाते हुए पूछने लगता है कि जख्म कैसा। डॉक्टर कहने लगता है कि यहाँ पर प्रेशर पॉइंट रहता है। हमारे सारी बॉडी में टोटली 32 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। परफेक्ट प्रेशर के साथ अगर वहाँ पर वॉर किया जाए तो आदमी बेहोश हो सकता है। ऐसे प्रेशर पॉइंट्स ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश पूछने लगता है कि ये टेक्निक डॉक्टर्स के अलावा दूसरे आम बंदों को कैसे पता हो सकती है, किलर कैसे सीखा होगा। डॉक्टर कहने लगता है कि आज के जमाने में तो इंटरनेट वगैरह है, वीडियोस आर्टिकल्स देखकर सीख सकते हैं, लेकिन उस टाइम तो किताबें ही एक जरिया थी। ये जानने के बाद प्रकाश उस एरिया के लाइब्रेरी जाकर प्रेशर पॉइंट की किताबों को ढूंढने लगता है और उसी तरह ये भी सर्च करने लगता है कि इन किताबों को किसने पढ़ा था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ लोकनाथ जब सेबेस्टियन के घर जाकर दरवाजे की घंटी बजाने लगता है तो केनेडी नाम का एक बंदा दरवाजा ओपन करता है। सेबेस्टियन के बारे में पूछने पर केनेडी कहने लगता है कि सेबेस्टियन मेरे पिताजी थे, कार्डियक अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लोकनाथन से पूछने पर लोकनाथन झूठ कहने लगता है कि मैं एक्चुअली टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ। एक टाइम पर सेबेस्टियन सर ने ही मेरी मदद की थी, उनके जरिए से ही मैं पढ़ा लिखा। उसके बाद केनेडी के बारे में पूछने पर केनेडी कहने लगता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ाई करता है, मेरे फादर सर्विस में रहते हुए ही उनकी डेथ हो गई थी। केनेडी से बात करते हुए लोकनाथन केनेडी को ऑब्जर्व करते रहता है। केनेडी को एक तरह की ओसीडी होती है, मतलब सारी चीजें इसको परफेक्टली चाहिए, साफ सुथरी, परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ। इसी बातों ही बातों में केनेडी कहने लगता है कि 1979 में मेरी शादी हुई थी, ठीक 3 महीनों बाद मेरी बीवी की डेथ हो गई। लोकनाथ सोचने लगता है कि ठीक 1979 में ही ये सीरियल किलिंग्स स्टॉप हो गए थे, जिसका मतलब केनेडी ही किलर हो सकता है। फैमिली स्टार्ट करने के बाद ये हत्याएं स्टॉप कर दी होगी। अब शायद केनेडी किसी डिप्रेशन का शिकार होगा, इसलिए ये सीरियल किलिंग्स दोबारा कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद जब लोकनाथन वहाँ से जा रहा होता है, केनेडी लोकनाथन से कहने लगता है कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप बिजनेसमैन हो, आपकी आंखों से पता चलता है कि शायद आप पुलिस वाले हो। तभी प्रकाश रिकॉर्ड्स को चेक करके लोकनाथन को कॉल करके ये बात कहने लगता है, सर पुलिस ऑफिसर सेबेस्टियन का बेटे का नाम केनेडी है, शायद वही किलर हो सकता है। लोकनाथन कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ, अभी अभी मैं उससे मिलकर बाहर आया। उसके बाद लोकनाथन अपने सुपीरियर के पास जाकर कहने लगता है कि सर हम लोगों को इस केस में एक जबरदस्त लीड मिली है, शायद किलर वही हो सकता है। अब उसके खिलाफ हमको सबूतों को ढूंढना है। वहाँ से आते वक्त मैंने ये देखा कि केनेडी के घर के बगल में ही एक घर खाली है, किसी एक बंदे को उस घर में किराए पर भेजना होगा और जो भी उस घर में जाए ऐसा लगे कि वो पुलिस वाला नहीं है। अब ये सुनने के बाद इनके नजरिए में एक ही बंदा है और वो है प्रकाश, दिखने में पुलिस वाला ही नजर नहीं आता। सो प्रकाश केनेडी के घर के बगल में ही किराए पर रहने लगता है। पहले दिन में ही इन दोनों के बीच हाय हल्लो होने लगती है। प्रकाश और केनेडी के घर के पास ही एक और कपल रहते हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उस वाइफ एंड हस्बैंड का बच्चा अपने पेरेंट्स की लड़ाई ना सुनते हुए बाहर आकर बैठ जाता है और ये चीज प्रकाश ऑब्जर्व करने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद केनेडी अपनी गाड़ी से कहीं पर जाने लगता है। प्रकाश यही बात लोकनाथन को इन्फॉर्मेशन देने लगता है। लोकनाथन फटाफट से वॉकी टॉकी के जरिए से दूसरे पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने लगता है, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले अपने कुछ पर्सनल कॉल की वजह से उस इन्फॉर्मेशन को नहीं लेते, जिसकी वजह से उन पुलिस वालों की नजरों से केनेडी की गाड़ी मिस हो जाती है। पता नहीं चलता कि केनेडी की गाड़ी किस रास्ते से गई। उसके बाद प्रकाश लोकनाथन से ये परमिशन मांगने लगता है कि सर क्या मैं केनेडी के घर में जाकर कुछ तलाशी लूं। लोकनाथन कहने लगता है, नहीं तुम वहाँ पर मत जाओ, हमें नहीं पता कि केनेडी इस वक्त कहाँ पर है, कब वापस आएगा। खैर 3 घंटे के बाद किसी पुलिस वाले को केनेडी की गाड़ी नजर आती है। वो पुलिस वाला लोकनाथ को कॉल करके यही बात बताने लगता है। लोकनाथ उस पुलिस ऑफिसर को कहने लगता है कि तुम उसके पास जाकर हल्के से इंक्वायरी करो। पुलिस वाला पूछने लगता है कि इतनी रात आप कहाँ से आ रहे हो। केनेडी कहने लगता है कि मैं मूवी देखकर आ रहा हूँ। मूवी की टिकट पूछने पर बहुत ही मुश्किल के साथ मूवी की टिकट दिखाने लगता है और उसी तरह वो पुलिस वाला केनेडी की डिक्की भी चेक करने लगता है, गाड़ी चेक करने लगता है, लेकिन कुछ खास सबूत नहीं मिलते। यहीं पर बस ना करते हुए वो पुलिस वाला केनेडी से मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में पूछने लगता है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त फाइट है ना। तो केनेडी बहुत सोचने के बाद पुलिस वाले से कहने लगता है कि उस मूवी में तो क्लाइमैक्स में फाइट ही नहीं है। पता चलता है कि केनेडी सच ही बता रहा है।
तभी लोकनाथ प्रकाश को कॉल करके कहने लगता है कि आप तुम फटाफट से कैनेडी के घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करो, घर आने में उसको और थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह से प्रकाश कैनेडी के घर में जाकर सबूतों को ढूंढने लगता है, लेकिन नो यूज। इसी दरमियान में ये कमरे को ताला लगा हुआ होता है। जब प्रकाश उस कमरे की ओर जाने ही वाला होता है, तभी एंड टाइम पर कैनेडी अपने घर में पहुंच जाता है। प्रकाश फटाफट से दरवाजे के पीछे छुप जाता है। बहुत ही चालाकी से प्रकाश कैनेडी के घर से बाहर सेफली निकल जाता है। खैर सुबह होने के बाद पुलिस वालों को यह बात पता चलती है, किसी सुनसान एरिया में एक और लड़की की डेड बॉडी पाई गई इन सेम कंडीशन। प्रकाश और लोकनाथ भी वहां पर पहुंचते हैं, शॉक में रह जाते हैं कि कैनेडी इतने कम समय में इस लड़की की हत्या कैसे की। एट द सेम टाइम वीना प्रकाश और लोकनाथ से ये कहने लगती है कि सर पुलिस वालों ने असली कातिल को पकड़ लिया, किलर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, उसके खिलाफ कुछ सबूत भी पाए गए। अब पुलिस वाले किलर को कोर्ट ले जा रहे हैं। अब ये केस हमारा नहीं रहा सर। पुलिस ऑफिसर राम कुमार भी वहाँ से गुजरते हुए लोकनाथन से कहने लगता है, अरे आप लोग अभी तक नहीं निकले, जाइए जाइए, केस क्लोज हो चुका है। बाद में लोकनाथन प्रकाश से कहने लगता है कि प्रकाश तुम वापस चेन्नई लौट जाओ, मैं यहीं पर रहते हुए कैनेडी पर नजर रखूंगा। ओरिजिनल किलर बाहर घूमना इतना सेफ नहीं है। अनऑफिशियली मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। प्रकाश भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये भी इस केस पर काम करेगा। खैर दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज सुनने को मिलती है कि किलर ने गन से आत्महत्या कर ली, मतलब गिल्ट में आकर, समथिंग लाइक दैट। उसी रात प्रकाश और लोकनाथ कैनेडी के घर के बाहर ही कैनेडी को मॉनिटर करते रहते हैं। प्रकाश कहने लगता है कि एक्चुअली सर मैं बहुत कायर हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। बचपन में मैंने अनजाने में किसी चोर को पकड़वा दिया था। उस टाइम से ही मेरे पापा मुझे पुलिस बनाना चाहते थे। मेरी फैमिली के लिए मैं पुलिस बना। थोड़ी देर के बाद कैनेडी अपनी गाड़ी से जब बाहर जाने लगता है, ये दोनों भी उसको फॉलो करने लगते हैं। कैनेडी किसी सुपरमार्केट में घुसता है, सो लोकनाथ बाहर ही रहते हुए प्रकाश को उस सुपरमार्केट के अंदर भेजता है। कैनेडी प्रकाश को देखकर कहने लगता है, अरे यार हम दोनों की ढंग से मुलाकात ही नहीं हुई, मेरा नाम कैनेडी है, आपका पड़ोसी, चलिए हमारे घर डिनर पर। ऐसा कहते हुए कैनेडी प्रकाश को अपने गाड़ी में अपने घर ले जाने लगता है। लोकनाथन घर के बाहर ही वेट करते रहता है। घर में आने के बाद जब कैनेडी खाना प्रिपेयर कर रहा होता है, इसी दरमियान में प्रकाश ये देखता है कि उस ताला लगे हुए कमरे को ताला नहीं है। टॉयलेट का बहाना बनाकर प्रकाश चोरी चुपके उस कमरे के अंदर घुसता है, तो उस कमरे में काफी सारे फोटोग्राफ्स होते हैं जो कैनेडी ने खींचा। मतलब कैनेडी एक फोटोग्राफर होता है ना, इसीलिए इसी कमरे के अंदर एक विक्टिम की फोटो भी मिलती है। जब तक प्रकाश रियलाइज होता तब तक कैनेडी इस कमरे में आकर इससे पूछने लगता है कि कौन हो तुम। प्रकाश कहने लगता है पुलिस। ये सुनते ही कैनेडी प्रकाश के गर्दन पर वार करके इसको बेहोश गिरा देता है। थोड़ी ही देर बाद लोकनाथ दरवाजे की घंटी बजाकर कैनेडी के ऊपर गन पॉइंट आउट करने लगता है, मतलब इसको अरेस्ट कर लेता है। प्रकाश और लोकनाथ इस कमरे की तलाशी लेने पर कुछ और विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स पाए जाते हैं। लोकनाथन कैनेडी को धमकाने लगता है कि तुम कौन हो, इन औरतों को क्यों मारा, अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बेटे को बता दूंगा। सो कैनेडी अपनी कहानी प्रकाश और लोकनाथन को बताने लगता है। बचपन में ही कैनेडी की मां गुजरने की वजह से कैनेडी की परवरिश इसके फादर सेबेस्टियन ने की। सेबेस्टियन एक कठिन किस्म का पुलिस ऑफिसर होता है, अपने बेटे के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते रहता है। सेबेस्टियन को हर एक चीज परफेक्टली चाहिए, साफ सुथरी। साफ की हुई चीज दोबारा कैनेडी के हाथ बार बार साफ करवाते रहता है, जिसकी वजह से कैनेडी अपने फादर से बहुत डरते रहता है, मतलब अपनी फ्रीडम की जिंदगी जी नहीं पाता। एक दिन जब कैनेडी किसी जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा होता है, उसी रास्ते से गुजरने वाली एक लेडी कांस्टेबल कैनेडी को देखकर इसको वार्न करने लगती है कि तुम बिना स्कूल गए यहाँ पर बीड़ी पी रहे हो, रुको मैं अभी के अभी जाकर तुम्हारे फादर को ये बात बताऊंगी। कैनेडी उस औरत के पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये बात मेरे फादर को मत बताओ। जब वो औरत नहीं मानती है तो कैनेडी गुस्से में आकर एक पत्थर से उस औरत के सर पे वार करके मार देता है। अब एक लेडी कांस्टेबल की हत्या होने की वजह से सेबेस्टियन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, हर वक्त इसी केस को लेकर टाइम स्पेंड करते रहता है। धीरे धीरे कैनेडी पर फोकस कम करने लगता है। कैनेडी समझ जाता है कि इसके फादर को दूसरे काम में बिजी रखने की वजह से ये इसके ऊपर फोकस कम कर रहा है, जिसकी वजह से कैनेडी अपनी मनमानी जिंदगी जीने लगता है, बहुत खुश होने लगता है चंद दिनों तक। लेकिन कुछ दिनों बाद कैनेडी की जिंदगी में दोबारा दुख स्टार्ट होते हैं। सेबेस्टियन कैनेडी के साथ ऐसे ही बर्ताव करने लगता है। अपने फादर को दोबारा बिजी रखने के लिए कैनेडी एक और औरत की हत्या कर देता है। उसके बाद सेबेस्टियन उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है। इस तरह से जब जब सेबेस्टियन कैनेडी पर फोकस करता है, कैनेडी औरतों को मारना स्टार्ट करता है। लेकिन इसी दरमियान में कैनेडी को खून खराबा पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से कैनेडी औरतों को गला घोटकर मारने लगता है। लेकिन ये चीज भी इसको पसंद नहीं आती।
कैनेडी किसी लाइब्रेरी जाकर विटल पॉइंट्स के बारे में कुछ किताबें पढ़ना स्टार्ट करता है, मतलब किस प्रेशर पॉइंट पर मारने पर आदमी बेहोश होता है। कैनेडी जबरदस्त तरीके से उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद कैनेडी इस तरीके से मारने लगता है, मतलब पहले कैनेडी औरतों को बेहोश करके उनका गला घोटकर मारता है। एक दिन अचानक से सेबेस्टियन को हार्ट अटैक आने लगता है। सेबेस्टियन कैनेडी को इशारों से ही कहने लगता है कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन कैनेडी बिना डॉक्टर को बुलाए अपने फादर को ऐसे ही देखते रहता है। प्रेजेंट डे पर कैनेडी कहने लगता है कि मासूमों की जान लेना मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैं अपने फादर की वजह से हत्याएं कर रहा था। औरतों को मारने से पहले उनकी फोटोज क्लिक किया करता था। हर रात इन्हीं औरतों की फोटोज के सामने खड़े रहकर मैं इन लोगों से माफी मांगता रहता हूँ, इसलिए मैंने इनकी फोटोज खींची। प्रकाश कहने लगता है, अगर तुमने उस वक्त हत्याएं स्टॉप कर दी तो आजकल हत्याएं कौन कर रहा है, और सेम स्टाइल में हत्याएं हो रही है। कैनेडी दोबारा एक और दिन का इंसिडेंट बताने लगता है। एक दिन जब कैनेडी दिल्ली में रहने वाले अपने बेटे से मुलाकात करके वापस अपने घर आया तो कैनेडी के घर में ऑलरेडी कोई अनजान बंदा था। कैनेडी के आंखों पर पट्टी बांधकर इसके मर्डर्स के डिटेल्स बताने लगा, मतलब 1979 में तुमने काफी सारी हत्याएं की, ये सारी बात मैं जानता हूँ। तुम औरतों को किस तरह से मारते थे वो टेक्निक मुझे भी सिखाओ। कैनेडी के पास और कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो सारी टेक्निक्स उस अनजान बंदे को बताने लगा। सो इस तरह से वो नया किलर प्रेजेंट डे पर लड़कियों की हत्याएं कर रहा है। कैनेडी लोकनाथन से कहने लगता है कि सर मुझे जेल नहीं जाना, मेरी मौत एक एक्सीडेंट जैसी होनी चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे मेरे बेटे को मिलेंगे। लोकनाथन प्रकाश से कहने लगता है कि फटाफट से इसको कार में बिठाओ। कैनेडी कहने लगता है, हाँ सर। कार से याद आया, किलर की गाड़ी ग्रे कलर में होती है। जब वो गाड़ी रिवर्स होती है तो वो गाड़ी कुछ अजीब का साउंड करती है। ऐसा कहते हुए कैनेडी फटाफट से दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। गैस सिलेंडर ऑन करके खुदकुशी कर लेता है ताकि इसके इंश्योरेंस के पैसे इसके बेटे को मिले। तभी प्रकाश कहने लगता है कि सर जब मैंने उस गैरेज गया था तो उस गैरेज में सेम उसी तरह की गाड़ी देखी। दूसरे सीन में मेन किलर को दिखाया जाता है जो फिलहाल किसी एनजीओ में काम करता रहता है। अपना काम खत्म करके जब वो किलर वापस अपने घर आता है तो इसकी बीवी इसको बहुत डांटने लगती है कि तुमको कमाना धमाना तो नहीं आता, बीवी को खुश कैसे रखें वो भी नहीं आता, आखिरकार तुमने शादी किस लिए की, वो देखो बगल वाला लड़का कितना अच्छा है, मैं उससे चाहती हूँ वो मुझे चाहता है। ऐसा कहते हुए इस किलर की बीवी उस लड़के के साथ कमरे में जाती है। गुस्से में आकर ये किलर उस कमरे में जाकर इसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारने पीटने लगता है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली उस कमरे में कोई भी नहीं होता। अपना सारा गुस्सा पिल्लों पर निकालने लगता है, मतलब ऐसा इमेजिनेशन करने लगता है ये किलर। दूसरी तरफ प्रकाश और लोकनाथन उस मैकेनिक वाले बंदे से मुलाकात करके किलर का एड्रेस हासिल कर लेते हैं। जब तक प्रकाश और लोकनाथन किलर के घर पहुँचते किलर अपने घर में मौजूद नहीं होता। इसी घर में इन दोनों को कुछ विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स मिलते हैं, तो इससे इन दोनों को पक्का कंफर्म हो जाता है यही किलर है। उसी तरह प्रकाश को एक कॉफी शॉप के बिल्स भी नजर आते हैं। सोचने लगता है कि हर वक्त इसी कॉफी शॉप को क्यों जाता है ये। फटाफट से ये दोनों उस कॉफी शॉप पर जाकर किलर की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछने लगते हैं। कॉफी शॉप वाला बंदा कहने लगता है, हाँ सर ये बंदा हमेशा यहाँ पर आता है, वही टेबल पर बैठकर पता नहीं बाहर क्या देखते रहता है। तभी लोकनाथन के दिमाग में एक बात खनकती है कि किलर की बीवी के गालों पर डिम्पल्स है, और इसी तरह अब तक किलर जिन लड़कियों को मारा उनके गालों पर भी डिम्पल्स है, जिसका मतलब अपने बीवी का गुस्सा दूसरी लड़कियों पर दिखा रहा है। उसके बाद जब ये दोनों उस टेबल के पास बैठकर बाहर देखते हैं तो बाहर एक लेडी सिंगर का बैनर नजर आता है और इत्तेफाक से इस सिंगर के गालों पर भी डिम्पल होते हैं। लोकनाथ फटाफट से उस सिंगर के होटल जाकर उस लड़की को वार्न करने लगता है कि तुम्हारी जान को खतरा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम वो किलर उस सिंगर के दरवाजे की घंटी बजाने लगता है। लोकनाथन फटाफट से अपने हाथ में गन लेकर धीरे धीरे दरवाजा ओपन करने लगता है। दरवाजा ओपन करने पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली किलर वीना के कमरे के बाहर होता है, और जब लोकनाथन दरवाजा ओपन करता है तो सर्विस वाला बंदा होता है। इस तरफ किलर वीना से बहाना बनाने लगता है कि मुझे अस्थमा आया है, मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में है, प्लीज वहाँ पर जाकर मेरी दवाई ला दो। दूसरी तरफ प्रकाश उसी कैफे में बैठकर विंडो के जरिए से जब बाहर देखता है तो उसको यही याद आता है कि बगल वाले होटल में ही वीना रहती है और वीना के गालों पर भी डिम्पल होते हैं, जिसका मतलब किलर का टारगेट सिंगर नहीं बल्कि वीना है। फटाफट से वीना को कॉल करके इसके बारे में वार्न करने लगता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। किलर वीना को बेहोश करके अपने गाड़ी में बिठाकर उसको ले जाने लगता है। प्रकाश और लोकनाथन फटाफट से अपनी गाड़ी के जरिए से उस किलर को गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। वो किलर वीना को किसी सुनसान एरिया में लाकर सेम उसके हाथ पैर बांधकर उसको जगाने लगता है
तभी वहाँ पर प्रकाश और लोकनाथ पहुँच जाते हैं। लोकनाथ और किलर के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में किलर लोकनाथ के गर्दन पर वार करके इसको बेहोश कर देता है। बाद में प्रकाश के साथ हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में किलर के हाथ लोकनाथ की गन मिल जाती है। किलर प्रकाश पर फायर करने पर प्रकाश बच जाता है और इसी तरह किलर को गन लोड करना नहीं आता। ये देखकर प्रकाश किलर से कहने लगता है कि अब वो गन काम नहीं करेगी, पत्थर के समान है। ये सुनने के बाद किलर उस गन को प्रकाश के ऊपर फेंकने पर प्रकाश उस गन को अपने हाथ में लेकर उसको लोड करके किलर पर निशाना लगाने लगता है। लेकिन प्रकाश कायर होने की वजह से किलर पर फायर नहीं कर पाता। किलर धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तभी प्रकाश को लोकनाथ की बातें याद आती है कि फील्ड पर गन फायर करने के लिए गट्स चाहिए। प्रकाश अपने डर को मिटाकर उस किलर के ऊपर फायर करने पर वो किलर मर जाता है। बाद में ये तीनों हॉस्पिटल के हवाले होते हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। थोड़ी देर के बाद लोकनाथ प्रकाश से कहने लगता है कि हमको दूसरा केस आया है, चलो फटाफट से। जब प्रकाश अपने कपड़े पैक करने के लिए केनेडी के घर के पास जाता है, वहाँ के वो बच्चे को देखकर खुद को याद करने लगता है। इस बच्चे का डर मिटाने के लिए प्रकाश अपना हेडसेट उस बच्चे को दे देता है और इसी तरह उसके माँ बाप के पास जाकर उन दोनों को समझाने लगता है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से वो असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ सकता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी में कुछ छोटे छोटे डिटेल्स है, लेट मी टेल यू। पहला ये कि प्रकाश ने लोकनाथ की पीठ पर कुछ जख्मों को देखा था, जिसका मतलब लोकनाथ ने अपने बचपन में अपने फादर के हाथ मार खाई थी। लेकिन लोकनाथ केनेडी या तो फिर किलर बनने के बजाय एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर बना। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस वालों को एक किलर मिला था ना जिसने कबूल किया था, वो एक्चुअली कोई असली किलर नहीं था। पुलिस वालों ने किसी अनजान बंदे को इस केस में फंसाकर उसका एनकाउंटर करके ऐसा केस बना दिया। रामकुमार को क्राइम ब्रांच से नफरत थी, इसलिए ऐसा किया होगा। खैर मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।